आज हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो अभी तक हम मैनेजमेंट का ज़िक्र कर रहे थे, मैनेजमेंट क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, आपने उसके फंक्शंस पढ़े मैनेजमेंट के और उसके अलावा डिसीजन मेकिंग के हवाले से आपने चीज़ें देखी। आज हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन की बात करेंगे कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होती है, ये जो स्ट्रैटेजी का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये क्यों वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और इसके क्या मतलब है? तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो है वो क्या होते हैं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है, इसको हम देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने के, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, ये टर्म स्ट्रैटेजी कहाँ से आई? इन सारी चीज़ों का आज हम बात करेंगे। कौन-कौन सी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो है स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और ये किसी भी नए बिज़नेस को ओपन करने के लिए दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। और इवन दो फॉर द एक्जिस्टिंग बिज़नेस, फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। मैनेजमेंट तो ओवरऑल चीज़ों को देखती है, बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ मोर टुवर्ड द लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। दिस इज़ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक का वर्ड जहाँ पर भी आ जाए, इसका मतलब है इट इट शुड बी लॉन्ग टर्म। तो हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कि ये क्या है और इसको हम किस तरह आगे लेके बढ़ेंगे। हमारे पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है स्ट्रैटेजी। तो द वर्ड स्ट्रैटेजी ये कहाँ से आई? हम ये वर्ड जो है, ये मिलिट्री का वर्ड है, ये जो फोर्सेस है, जो फौज है, ये वर्ड वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है। असल में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हिस्ट्री में अगर आप चले जाएँ तो पुराने ज़माने में बिज़नेस का कोई बहुत ज़्यादा कांसेप्ट नहीं होता था। ये तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और उसके बाद जो है ये चीज़ें आना शुरू हुई। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो आपको ये लगेगा कि ज़्यादातर जो नेशंस थीं, जो कौमें थीं, वो जो है लोगों से अपने उनके जो रीजन्स हैं या उनके एरियाज़ जो हैं, वो लड़ाई करके उनसे छीनते थे। तो जैसे अगर आप पुराने ज़माने में देख लें कि जो जंगें हैं, वो बड़ी-बड़ी जंगें जो है वो लड़ी गई उस उन्हीं ज़माने के अंदर। तो फ़ौज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था, फ़ौज से रिलेवेंट स्ट्रैटेजी होती थी, लोगों का ज़्यादातर माइंड जो है वो लोगों की जगहों पर कब्ज़ा करना और जो है अपने हिस्से में उन कंट्री को ले लेना या उन रीजन को ले लेना। तो वहाँ पे उस दौर के अंदर जो है इसी तरह ही होता था कि भाई जंग करो, लड़ाई करो और उस इलाके के बादशाह को पसपा कर दो, तो वो इलाका आपका हो गया। इसी तरह फिर आप आगे चले जाओ, इसी तरह यही चलता था। बिज़नेस पर लोगों की तवज्जो बहुत ज़्यादा कम होती थी, लेकिन होते थे लेकिन सबसे ज़्यादा। अब जैसे आजकल लोग जो है दुनिया जो है वो अब बजाय इसके कि वो जंग करे, अब जंग की बजाय उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू बिज़नेस। वो कहते हैं जी बिज़नेस आप करेंगे, जितना पैसा आपके पास होगा उतना आपके पास पावर होगी और उस पावर को आप इस्तेमाल करेंगे पूरी दुनिया में। आप जो है पूरी दुनिया आपके अंडर में होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि बिज़नेस अच्छा करें, पूरी दुनिया में अपने बिज़नेसेस को फैलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करें और फिर ह दुनिया के ऊपर हुकूमत करें। पहले ज़माने में हुकूमत जो है वो पैसे से नहीं बल्कि आपकी जंगी चालों से और आपकी जंगी स्ट्रैटेजी से और जंगी प्लानिंग से की जाती थी। तो अगर आपकी जो वॉर्स प्लानिंग है, वॉर स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो ये स्ट्रैटेजी का वर्ड वहाँ से निकला है। और उस दौर के अंदर जो है वो मिलिट्री में ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, जो कि आज अब लोग इस वर्ड को जो है वो बिज़नेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्योंकि बिज़नेस को भी यही समझा जाता है कि बिज़नेस भी एक किस्म की लड़ाई है, क्योंकि बिज़नेस को सेल करने वाले बहुत सारे हैं और परचेज़ करने वाले वही लिमिटेड लोग हैं। तो हर कंपनी ये चाहती है कि मुझसे जो है मेरा जो बिज़नेस है उससे ज़्यादा आप लोग परचेज़ करें, मेरी जो प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा परचेज़ करें। तो इसलिए कंपनी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाती है जिससे अपने कंपैटिटर्स को जो है नीचे गिराकर कॉम्पिटिटिव एज हासिल करती हैं, ताकि मार्केट के अंदर उनकी से हो, उनके नाम हो। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और ये ग्रीक वर्ड है जो कि स्ट्रैटेजिया से निकला गया है, जो स्ट्रैटेजी है। तो इसका मतलब है
कि कोई प्लानिंग करना किसी भी गोल्स को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ग्रीक वर्ड ज़्यादा मैनेजमेंट के अंदर वैसे इस्तेमाल हुए हैं अब तक। ओरिजिनेटेड इन बिजनेस विद इमरजेंस ऑफ द बिजनेस स्कूल्स। तो ये जो वर्ड है स्ट्रेटजी का, ये वॉर्टन और हार्वर्ड जो बिजनेस स्कूल है उन्होंने ये वर्ड जो है, जो स्ट्रेटजी का वर्ड है, वो इन दो स्कूल्स के बारे में कहा जाता है कि इन दो स्कूल्स ने ये वर्ड फर्स्ट टाइम जो है इन्वेंट किया, मतलब इसको बिजनेस के लिए इन्वेंट किया कि स्ट्रेटजी का वर्ड जो है वो बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इनिशियली इस वर्ड को जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बजाय बिजनेस पॉलिसी के वर्ड दिया गया, या स्ट्रेटेजी की बजाय बिजनेस पॉलिसी के वर्ड दिया गया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बन गई। स्ट्रेटजीज होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटजी? देन द स्ट्रेटजी refers to a plan of action designed to achieve a particular goal। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो आप एक्शन प्लान बनाते हैं, वो एक्शन प्लान जो है दैट इज बेसिकली योर स्ट्रेटजी। Decisions and action that determine the long ever performance of an organization। तो ये लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए जो है आमतौर पर स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑल दो इसका इफेक्ट जो है वो मीडियम और जो है शॉर्ट टर्म में भी इसका इस जो है इफेक्ट पड़ता है। अब ये है कि जो स्ट्रेटजीज है यहाँ पे मैंने बताया कि दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन, ये एक्शन प्लान जो कि किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए आपको करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, if you want A grade in management, principles of management, then what will be your strategy? जी, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस कोर्स के अंदर ए ग्रेड लेना चाहते हैं? कोई है ऐसा जो ए ग्रेड लेना चाहे, या कोई नहीं है? जी सर, एक्सपेक्टेशंस हाँ हैं बहुत वासिफ, ज़्यादा। बताएं जरा आपके पास क्या स्ट्रेटजी है कि आप ए ग्रेड ले पाएंगे? क्या आप सर ऐसा सर जो मैंने एक्शन पहले प्लान कोर्स करेंगे? जी लेने से, जी सर, मैंने जो कोर्स उठाने से पहले जो प्लान करे थे वो यही था कि नहीं, हर एक एक चीज को ना, पहले पहली जो स्ट्रेटेजी थी, कोशिश ये थी कि अगर जो भी क्विज या जो भी मिड टर्म्स के पेपर्स होंगे, अपने ओन वर्डिंग के अंदर डिलीवर करूं बेस्ट से बेस्ट, और हो सके तो उससे रेलेवेंट जो डेली लाइफ से एग्जांपल्स वगैरह शेयर करूं। और प्रोजेक्ट्स वगैरह पर मेरे ज़्यादातर है कि प्रोजेक्ट्स पर बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करूं, और एक अच्छी अ, मतलब एक तरीके से सर अपना बेस्ट है एंड लेवल तक। ठीक है, वो तो आपका बेस्ट डेफिनेटली है, लेकिन वो जो बेस्ट आप देंगे उसके बेस क्या होंगे? एक तरीका तो आपने बताया कि आपने इस कोर्स ही ऐसा चुना है कि जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर आपने जो है वो ये कहा है कि आप प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। फिर आपने कहा है कि तीसरा मैं ये करूँगा कि जो मिड टर्म होगा उसके अंदर जो है मैं अपने अल्फाज के अंदर, अपने लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को लिखूंगा विद एग्जांपल्स। ठीक है, ये हो गया। और क्या प्लान है? ये वो है, ये स्ट्रेटजी का ही पार्ट है जो कि आप बता रहे हैं। और क्या हो सकता है? सर एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। फिर कम्युनिकेशन किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से अपना मैटर जो डिलीवर करना चाह रहे हैं वो किस अंदाज में कर रहे हैं, एक अंदाज़ बयान बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो डन सर डन। जी फाइक, आप बताइए फाइक, आप क्या कहते हैं कि आपको अगर ए ग्रेड लेना हो तो आप कैसे लेंगे ए ग्रेड? क्या स्ट्रेटजी है आपकी? सर इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी, प्रैक्टिस, और हमेशा से हर काम मतलब टाइम से करूं। ओके, टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिसेस, दो चीजें हो गई। और जी, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस। और ये बस कि मतलब विद टाइम चलते रहे, बस यही है। फिर अच्छा, तो इंशाल्लाह सब कुछ आपका सही रहेगा इंशाल्लाह। बिलीव इस बात पर है कि अगर आप टाइम को मैनेज कर लेंगे तो यू विल गॉन थ्रू द ए ग्रेड। ठीक है जी। सर ठीक है। सर डेडिकेशन इम्पोर्टेंट होती है। हाँ अजहरुल हक, क्या इंपॉर्टेंट होता है बेटा? अजहर, आवाज आपकी कट रही है बेटा। चले मोहम्मद हुसैन से, मोहम्मद हसन आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? सर मेरा ये है इस पे मानना है कि टीचर्स के जो सर का लेक्चर है उससे थोड़ा
हट के थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी जाएं, थोड़े यूट्यूब की वीडियोस वगैरह खुद सर्च करें, टॉपिक्स जो टीचर ने पढ़ाए उनसे रिलेटेड थोड़ी खुद भी इंफॉर्मेशन लें, फिर वो हम करें अपने पेपर्स में और कैन डिलीवर असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट में, तो उससे थोड़ा अच्छा होगा। ओके गुड। असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स में अच्छा डिलीवर करें, और जो स्लाइड्स हैं उससे फोकस हटा कर उसके ऊपर भी फोकस करके इनिशियली, और फिर उसके बाद आप जो है जो अदर्स जो मटेरियल है वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी ठीक अप्रोच है, यस सर। आप इस तरह जाएंगे तो ए ग्रेड इंशाल्लाह। अच्छा ये बुक है आपके पास जो कि जो मैंने रिकमेंड की है इसके अंदर आउटलाइन में, बुक्स आप लोगों ने ली है कोई? नहीं सर, बुक अभी रीडिंग, वासिफ, बुक रीडिंग आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ रहे हैं जब आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो ये और मजीद क्लैरिटी लेकर आएंगे, और जब लिख रहे होंगे तो इनिशियल स्टार्ट करने में आपकी बड़ी मदद करेंगे। तो मेरे पास यस बुक्स सर, दोनों वैसे मौजूद है, ये बुक्स मैं अपलोड कर दूंगा। वो आप बुक्स, दो बुक्स है मेरे पास, ये दोनों बुक्स मैं ठीक अपलोड है कर सर। दूंगा, तो आप उससे भी पढ़कर इसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक ओके है आगे सर। बढ़ते हैं। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? the what managers do to develop the organization strategy? मैनेजर्स आमतौर पर क्या करते हैं? जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी बनती है, दैट्स कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके देन मूविंग टूवर्ड्स द स्ट्रेटेजिक डिसीजन, कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसीजन में सबसे पहली जो चीज होती है, नॉट ऑल डिसीजन मेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट इक्वली टू इट्स स्ट्रेटेजी। जो देखिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ लेवल पे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, ऑपरेशन लेवल पे, मिडिल लेवल पे, टॉप लेवल पे, और उससे नीचे जो है वो नॉन मैनेजर्स जो भी हैं, एम्प्लॉइज, वहां पर जो है तो डिसीजन मेकिंग हर जगह पर होती है, बट सारी जो डिसीजन मेकिंग होती है, ऑल द डिसीजन मेकिंग इज नॉट इक्वल टू द स्ट्रेटेजी। आम तौर पर जो है जो मिडिल टॉप मैनेजमेंट के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। देखते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो कि एक आम डिसीजन को और एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन को डिस्टिंग्विश करती हैं। तो देयर आर थ्री important points which we should cover to know the strategic decisions. Whether the decision comes under the strategic, operational, or something else. So this decides through three important points. The number one, the magnitude of the decisions. Magnitude mean the level of the decision. Number two, the time scale, and number three, the commitment. So these are the three main ingredients of the decision making, whether the decision is related to the strategic or not. So discussing one by one, the number one, the magnitude. Magnitude basically is simply the level of the decision, whether the decision are big, which influence all the organization, all the large part of the organization, or its effect on the very small part of the organization. If the decisions made an effect on the entire or the large portion of the organization, it means it's included in the strategic decision making. Otherwise, if the decisions are not affecting the entire organization or the very large portion of the organization, it means it is not included in the strategic decision making. It include maybe in the operational or other decision making sides. Then the important thing is the degree of the decisions. How much is the decision is important in terms of its effect on the competitors, its effect on the customers or the suppliers. This is also very important. The significance of the interaction, the significance of the importance of the decision is related to the competitors, suppliers and the customers. अगर आपके decisions इन तीन चीजों से related होंगे तो इसका मतलब ये होगा that's mostly decisions are related to the strategic decisions. तो
पहली चीज मैग्नीट्यूड का, कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, दैट डिसीजन शुड इफेक्ट the entire or the large portion of the organization, then you can include in the strategic decision. The second is the significant degree of interaction with the world around it. तो ये जो डिसीजन मेकिंग है वो कंपेटिटर्स, सप्लायर और कस्टमर्स, इनको देखकर जो है डिसीजन मेकिंग की जाए, या उस डिसीजन मेकिंग का सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है कंपेटिटर, सप्लायर और कस्टमर पर हो, तो देन वी कॉल इट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. Then the second important point was the time scale. As we have discussed, we have the long-term planning, we have the medium-term planning, we have the short-term planning, and we even have the near-term planning as well, the near-term goals. Long-term goals, medium-term goals, short-term and near-term goals. So these 4 types of goals are available. तो अगर आप near term goals के लिए कोई डिसीजन कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, तो आम तौर पर ऐसे डिसीजन जो है नॉट मोर रिलेटेड टू द strategic decisions. But if your focus is on the long-term decision making, it or the medium time decision making, it means your decision is more toward the strategic decision sides. जैसा कि strategic decision set the direction for the organization over the medium to long term. तो ये medium से long term decision जो होते हैं उनके लिए आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई नया यूनिट खोलना चाहते हैं तो इतना आसानी एक दिन में नहीं खुल जाएगा. आप कोई नई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक रीजन से दूसरे रीजन में आपकी कोई कंपनी जाना चाहती है, तो आप किस तरह उसको जो है वो लेके बढ़ सकते हैं आगे. बट दे विल हैव अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट एज वेल. डेफिनेटली जब आप लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म के ऊपर बात करते हैं तो उसका इफेक्ट अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म पे भी आता है, बट डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म के ऊपर आता है. The medium term may finish in several years time. तो जो medium term है वो several years में होता है. Medium to long term will depend on the organization and the industry in which it operates. बहरहाल हर एक इंडस्ट्री जो होती है उसका अलग अलग टाइम पीरियड होता है. कि कुछ इंडस्ट्री जो है उनका मीडियम और लॉन्ग टर्म अलग होता है, कुछ इंडस्ट्री जो है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उनका अलग होता है. तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि जो है फास्ट मूविंग इंडस्ट्री जो है उसके अंदर जिसपे कंप्यूटर है और कंज्यूमर गुड्स है, तो क्योंकि कंप्यूटर भी बड़े फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, कंज्यूमर गुड्स भी बड़ी फ्रिक्वेंटली उसके अंदर तब्दीली और चेंजेस आ रही होती है, इसलिए इसका जो लाइफ टाइम बताया जा रहा है वो 18 मंथ्स में भी लॉन्ग टर्म टू थिंक अहेड. तो अगर 18 महीने तक है या उससे कम है तो एक साल के से बड़ा है, तो इसका मतलब है दैट इज इंक्लूडेड इन द मीडियम टर्म. बट बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड 2 years, about 2 years, that's included in 2 to 3 years even, included in the long term planning. शॉर्ट टर्म प्लानिंग आमतौर पर एक साल, विद इन 1 year, 6 months, 1 year होती है. नियर टर्म प्लानिंग आमतौर पर वीकली या मंथली हो सकती है. फिर मीडियम टर्म 1 to 3 years, एंड एक डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री एज वेल. और उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो आपकी होती है आफ्टर 3 months, 3 years. Then we have the commitment. कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपका जो डिसीजन है वो स्ट्रेटेजिक है, तो उसके लिए नंबर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कमिटमेंट. कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जब हो रही होती है तो उसके अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन कितनी कमिटेड होती है डिसीजन लेने में और रिसोर्स प्रोवाइड करने में. तो आमतौर पर लॉन्ग टर्म डिसीजन के अंदर चॉइसेस ज्यादा से ज्यादा रखी जाती हैं, ताकि आप अगर एक चॉइस या एक जो है अल्टरनेट काम नहीं करे तो आपका बी अल्टरनेट काम करेगा, वरना सी अल्टरनेट काम करेगा. आपके यू हैव अ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स. और फिर उनके लिए कंपनी जो है वो कमिटेड होती है कि रिसोर्सेज जो है उसे प्रोवाइड करें.
दैट कैन नॉट बी रिवर्स चीपली और इजीली। और ये जो डिसीजंस होते हैं आमतौर पर इसका चेंज करना विल ऑर्गेनाइजेशन विल बेयर द कॉस्ट। अगर आप इसको चेंज करेंगे या इसे रिवर्स करने की चाहे तो ये इतना आसानी से नहीं होगा और ना ही इतना लो कॉस्ट होगा। इसके ऊपर आपको जो है टाइम भी ज़्यादा लगेगा और जो है कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और इतना आसान भी नहीं होगा। इसलिए कमिटमेंट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको को पता है कि कॉस्ट ज़्यादा है, आसानी से चेंज भी नहीं होगा, तो इसलिए आप ऐसी चीज़ करेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्ट्रेटेजिक हैव टू रिकॉग्नाइज वेदर द डिसीजन इज स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल, तो आप कैसे जो है आप फैसला करेंगे? कौन बताएगा कैसे फैसला होगा इस बात का? जी फाइक कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आसिफ खान, सिकंदर, कोई भी, एनीवन? हाउ कैन you recognize whether the decision is strategic or operational? सर स्ट्रेटेजिक तो उस सेंस में होगा अगर आपकी अचीवमेंट सारी फुलफिल, मतलब अचीवमेंट की तरफ आपकी डायरेक्शन जा रही हो सारी, जो मतलब आपने प्री प्लान करा हुआ वो चीज़ें और उसी हिसाब से बिल्कुल आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, उसमें कोई ट्रबल वगैरह कुछ भी नहीं आ रही हो और आपको लग रहा हो कि आप कामयाबी पक्की है, इसमें अचीवमेंट पक्की है, तो उसमें तो सही है। लेकिन अगर ऑपरेशनल होगा तो सर ऑपरेशनल के अंदर उसके अंदर एक तरीके से सर रिस्की टाइप हो जाएगा कि मे बी पॉसिबल मे नॉट बी। अच्छा जी, आसिफ खान आप बताइए। आसिफ खान आप हमारे साथ हैं? जी सर। जी बताइए जरा। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि ये डिसीजन जो हमने लिया है ये स्ट्रेटेजिक है, ऑपरेशनल है, क्या है? जब आपकी क्या नाम है अचीवमेंट सही जा रही हो, उसमें कोई रुकावट ना हो, तो ये स्ट्रेटेजिक। और दूसरी जो है ऑपरेशनल, जो क्या नाम है ठीक है, कोई बात नहीं। फाइक नासिर आप बताएंगे कुछ? मैं बताऊं? सर मेरे ख्याल से वो डिसीजंस जो आपके सही जा रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल सही रूट पे जा रहे हैं, आपको सक्सेस दिख रही है, तो वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है। और वो आपके कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग जो रेंज नहीं होती डिसीजंस। स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो गलत नहीं हो सकते, वो सही होते हैं हमेशा, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, यूजुअली मतलब उनके चांसेस होते हैं कि वो कामयाब हों, मगर ये 100% श्योर नहीं है कि मतलब कि वो 100% काम आएंगे। जी सिकंदर ये आप है कि बताइए। उनकी यस सर। सर बेसिकली जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी होती है वो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए डिसाइड करते हैं डे बाय डे के हिसाब से, और जो स्ट्रेटजिक होती हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म चलती हैं, जैसे एक मिशन हमने सेट कर लिया हो। तो लड़कों, तो ये आप लोगों डिफरेंस को इतनी देर से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इसी चीज को डिसाइड करने के लिए तो है कि डिसीजन स्ट्रेटेजिक है या कि आपके ऑपरेशनल है। तो ये इतनी देर से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ इसी चीज का है। तो क्या वो चीजें हैं जो कि आपको डिस्टिंग्विश करती हैं कि ये जो है स्ट्रेटेजिक है या कि स्ट्रेटेजिक नहीं है? सर वो तो फिर आपके पास इस तरीके के स्ट्रेटेजी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन जो होते हैं, जिस तरीके से आपने अभी अर्ली बताया, तो उसके अंदर तो चॉइसेस की टर्म्स होती हैं, चॉइस मेकिंग्स की टर्म्स होती हैं और फिर हाँ, डिफरेंट अब आप ये इवैल्यूएशन निकल देखें जाती हैं। स्लाइड पर आ जाए। तो बस आपने ये, इसलिए मुझे मसला था कि भाई शायद आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। तो देखें ये तीन जो चीजें हैं ना, ये तीन चीजें हमें बताती हैं कि भाई आपका डिसीजन जो है वो स्ट्रेटेजिक है या ऑपरेशनल है। मैग्नीट्यूड, टाइम स्केल और कमिटमेंट। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि भाई ठीक है, लॉन्ग टर्म डिसीजन जो होते हैं वो आमतौर पर स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, लेकिन आप पता कैसे चलेगा कि ये जो है स्ट्रेटेजिक है या नहीं है? तो उसमें ये तीन चीजें हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड है, टाइम स्केल है और कमिटमेंट है। तो ये तीन चीजें। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है ये हमने पढ़ा है, मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं। टाइम स्केल क्या होता है, मतलब लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। कमिटमेंट क्या होती है,
ये तीनों चीजें हम ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं। तो अब आप जब बात करेंगे तो इन तीनों चीजों को सामने रखकर बात करेंगे कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग वो होती है जिसका इफेक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है, लॉन्ग टर्म होती है, और ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर जो है रिसोर्सेज जो है वो अपनी कमिटमेंट के साथ जो है वो डिप्लॉय करती है। और इसी तरह जो है जो हमारे पास इसके ये तीन जो एरियाज हैं, ये तीन जो है चीज़ों को देखकर जो है वो आमतौर पर डिसीजन मेकिंग होती है, और फिर ऐसी डिसीजन मेकिंग जो कि जिसको आसानी से या लो कॉस्ट के साथ वापस जो है वो हम नहीं कर सकते। तो स्ट्रेटेजिक, अगर मैं सवाल दूं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो आपने तीन चीजों को लिखना है। जो आप बोल रहे हैं वो लिखेंगे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे आपको, तो आपको तो 2-3 नंबर मिलेंगे जिस जिस तरह आप जवाब दे रहे थे। ठीक है, मेरा ख्याल है फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक, जी खलील साहब क्या कहना चाह रहे हैं? खलील आप कुछ कहना चाह रहे थे? खलील नहीं सर, वो मोहम्मद। मेरा वो साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था, मैं साउंड सही कर रहा था मैं। हाँ, तो क्या आप साउंड सही कर रहे थे? कुछ हमें भी बता दो। आप तो साउंड सही आ गया आपका, जरा बोलें कुछ। कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन है या ऑपरेशन? सर वो आवाज नहीं आ रही थी आपकी, वो अभी लेक्चर की, वो साउंड सही कर रहा था मैं। अच्छा, मैंने सुना नहीं अभी तक की चीजें। ठीक है। वो मैं वीडियो देख लूंगा बाद में। वीडियो तो आप देख ही लेंगे, सही बात है, लेकिन वीडियो मैं देख रहा हूँ किसी ने देखी तो नहीं है। आपने देखी है जो अभी तक मैंने वीडियो अपलोड की? पहली वाली देखी है, सबसे पहले वाली। वेरी गुड। अभी तो पांचवा चल रहा है, तो कैसे दोगे? 3-3 घंटे का मतलब ये है 4 घंटे, 12-13 घंटे की वीडियो तो रिकॉर्ड हो चुकी है। आप पहले पहले वाले पे बैठे हुए हैं तो देखेंगे कैसे? वो मिड टर्म से पहले 1 दिन पहले मैं सारी देख लूंगा, ऐसी कुछ। बड़ी बात है भाई खलील साहब, आप तो जो है कमाल की चीज है भाई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम जी। नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस? कि हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं उनको कैसे लेते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि इसका इफेक्ट कंपनी पर, तमाम कंपनी पर होता है, या लार्ज पोर्शन ऑफ कंपनी पर होता है। इसमें कस्टमर्स, सप्लायर, कंपेटिटर्स पर इफेक्ट जाता है। ये बहुत कॉस्टली होता है, इसके ऊपर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर, और ये इजीली ख़त्म नहीं होता, लॉन्ग टर्म होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग होगा वो भी इतना क्रिटिकली डेफिनेटली जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। तो हम बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारे पास है द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है ये जो है इसके अंदर इसके 5 स्टेप्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन करंट मिशन गोल्स और स्ट्रेटेजी। इस वक्त आप सबसे पहले जब भी आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशंस के जो मिशंस हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल्स हैं, वो और स्ट्रेटजीज आपको पता होनी चाहिए। जब तक उसकी पता होगी फिर हम आगे उसको बढ़ते। सबसे पहले आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन करंट मिशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, ये चीज आपने कर ली। अब इन्हीं सामने को इनको रखकर अब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएंगे। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जाने से पहले आपको स्वॉट एनालिसिस करना होगा, जो कि हमने पहले भी क्लास के अंदर डिस्कस किया है। स्वॉट का मतलब होता है, एस का मतलब क्या होता है भाई? एस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वीकनेस, वीकनेस। ओ का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज, और टी का मतलब थ्रेड्स। और टी का मतलब होता है थ्रेट। वेरी गुड। तो हमारे पास इसमें दो होते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और दो होते हैं इंटरनल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो इंटरनल एनालिसिस है उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस आती है, और जो एक्सटर्नल एनालिसिस है उसके अंदर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आते हैं। इसको मैं लास्ट क्लास में वैसे डिस्कस कर चुका हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन।
अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो है आमतौर पर एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल में जो चीज़ें आती हैं उसमें इकोनॉमी की कंडीशन आती है, जिसमें इन्फ्लेशन है, ग्रोथ रेट है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, जीडीपी, जीएनपी, इस चीज़ को देखना है। दूसरा सोशल सेक्टर को देखना है, जिसको हम टोटल अगर हम कहें तो पेस्ट एनालिसिस कहते हैं। पेस्ट का मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो ये एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर इन 4 चीज़ों को हम देखते हैं, जो है जिसके अंदर जो है सियासी रुझान क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, अच्छा बुरा ग्रोथ है नहीं है, क्या है, जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की है। फिर सोसाइटी को देखते हैं कि जो काम या जो फैसला आप करने के लिए जा रहे हैं कि क्या उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी की एग्जाम्पल ये है कि अगर आप इंडिया में हैं और आप वहाँ पर गाय ज़िबह करना चाहते हैं और वहाँ गोश्त बेचना चाहते हैं हिंदू को, तो वो तो आपको काम नहीं करने देंगे। तो ये सोसाइटल इम्पैक्ट है। इसी तरह यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सोसाइटी के अंदर देख सकते हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते। फिर स्ट्रेंथ की तरफ या वीकनेसेस की तरफ आएंगे तो फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स है जो लोग काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, इमेज है कंपनी का, आपका इंटेंजिबल आपके सॉफ्टवेयर्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका इंटरनल जो है वो स्ट्रेंथ है या इंटरनल वीकनेसेस के अंदर शामिल होती है। फर्ज करो कि अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, लोग अच्छे नहीं है आपके पास, फाइनेंस बहुत कम है, ये सारी वीकनेसेस है। अब ये जब दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस आप कर लेते हैं कि भाई ये हमारे पास थ्रेट्स हैं, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है और ये हमारी वीकनेस है, इनको सामने रखकर फिर आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसे फार्मूलेट करते हैं। अगर आप इंटरनल एक्सटर्नल को नहीं एनालाइज करेंगे और उनको आपस में नहीं जोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो फार्मूलेशन बहुत वीक होगी। उसको हम अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं कह सकेंगे कि भाई ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि आपके लिए कंपैरेटिव एज हासिल कर सके। स्ट्रेटेजी आपने फार्मूलेट कर दी, देन यू शुड इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब एक्शन प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो आप उसके बाद फाइनली आप इवैल्यूएट द रिजल्ट्स। तो जो रिजल्ट्स होंगे उसको आप इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या। वैसे इसका 1 बाय 1 जो है एक-एक स्टेप्स के बारे में आगे बहुत सारी स्लाइड्स हैं जिनके बारे में 1 बाय 1 हर स्टेप्स को जो है डिटेल में भी डिस्कस किया गया है। तो 5 स्टेप्स ये याद रखने हैं आपने कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन करंट मिशन, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। फिर नंबर 2 पे आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें एक्सटर्नल एनालिसिस है और इंटरनल एनालिसिस है। एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं, इंटरनल में स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है। अच्छा, ये हमारा सेशन एंड हो रहा है तो हम इसको क्लोज करने के बाद फिर दोबारा वापस आएंगे 2-3 मिनट बाद। फार्मूलेट स्ट्रेटजीज, इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी एंड इवैल्यूएट द स्ट्रेटजी। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो याद रखने हैं। जब आप 5 स्टेप इनको याद कर लेंगे आप, उसके बाद फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं दूं एग्जाम के अंदर के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो बताएं कैसे होता है, तो आपने ये लिखना है। या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करेंगे कैसे, तो फिर आप ये जो है पूरा प्रोसेस आप लिख देंगे कि इस तरह हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करेंगे। उसके लिए हम मिशन वगैरह देखेंगे, आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे, फार्मूलेट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो ये अब डिटेल